सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए आपका जो लाइव लेक्चर है वो नहीं हो पाया ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। सो अब जो वीडियो है आपको वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे मिलेगी। एंड हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे। क्लियर, लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर 1 को फिनिश किया है। अब लेक्चर नंबर 2 में हम काइनेमेटिक्स को देखेंगे। एंड आई विल ट्राई कि काइनेमेटिक्स को 2 से 3 वीडियोस में आपको कवर कराऊँ। क्लियर। एंड इस वाली वीडियो में हम आपका पार्ट 1 देखेंगे आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाले पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। काइनेमेटिक्स, अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं, क्लियर, यू ऑल नो दैट काइनेमेटिक्स हमारे पास होता है क्या, वो ब्रांच किसका, फिजिक्स का, जहाँ पे हम मोशन को स्टडी करते हैं। क्लियर, एक बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसर्निंग द फोर्स। यानी कि वी नो दैट जब इस बॉडी पे फोर्स लगेगा तब ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी यहाँ पे मूव करेगी या फिर मोशन में आएगी। बट यहाँ पे हम फोर्स के साथ डील नहीं करते हैं कहाँ पे, काइनेमेटिक्स में। क्लियर, फोर्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं मोशन में यहाँ पे, उन चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नाउ अगर हम मोशन की बात करें, बेसिक डेफिनेशन है, आपने पढ़ी होगी अपने क्लास 9th में ही। सो मोशन हमारे पास क्या होता है, अगर ये इनिशियल पोजीशन है इस कार की एंड ये है फाइनल पोजीशन या फिर कोई इंटरमीडिएट पोजीशन। सो अगर इनिशियली ये कार यहाँ पे थी एंड ये चलते चलते यहाँ पे आई एंड एट एनी टाइम T1 कार यहाँ पे थी एंड एट एनी न्यू टाइम T2 कार यहाँ पे आई विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी कि पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे कार थी, अब ये यहाँ पे आई, इसकी सराउंडिंग्स अब ये बन रही है। सो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मोशन कहते हैं। नाउ मोशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। क्लियर, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। एंड जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने की नीड होगी आप लीजिए। क्लियर, आपको पूरा टाइम मिलता है, आपके आगे स्क्रीन है यहाँ पे, आप ले सकते हैं। क्लियर। सो अगर मैं 1D मोशन की बात करूँ, 1D मोशन हमारे पास क्या होता है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यानी कि एक ही डायमेंशन में मूव करती है, उस टाइप के मोशन को हम 1D मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ एन आर्ट आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी। देन अगर 2D मोशन की मैं बात करूं, 2D मोशन जब एक बॉडी 2 डायमेंशंस में चलती है। क्लियर, यानी कि दोनों डायमेंशंस वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल हमारा सर्कुलर मोशन, क्लियर, हमारा सर्कुलर मोशन या फिर यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। सो ये चीज़ें क्या हैं, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको दिख रहा है यहाँ पे या फिर ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है आपको, ये 2 डायमेंशंस में ओकर करता है, या फिर मोशन ऑफ मैन। सो दीज आर 2D मोशंस। नाउ 3D मोशन की अगर हम बात करें, 3D मोशन तब आता है जब एक बॉडी तीनों डायमेंशंस या फिर तीनों डायमेंशंस इफेक्ट में आ जाती है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड या फिर मोशन ऑफ काइट। सो ये सभी क्या हैं, एग्जांपल्स इनके। खाली आपको एग्जांपल के ऊपर ध्यान रखना है, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे बट एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती क्या है। क्लियर, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस हमारे पास होता है बेसिकली सिंपल भाषा में टोटल लेंथ ट्रेवलड या फिर टोटल पाथ ट्रेवलड, टोटल लेंथ ट्रेवलड या फिर टोटल पाथ ट्रेवलड। फॉर एग्जांपल मेरे पास है पॉइंट ए यहाँ पे एंड मेरे पास है यहाँ पे पॉइंट बी। क्लियर, लेट ये मेरा घर है यानी कि होम एंड ये मेरा स्कूल है। सो लेट मैं बोलूँगा मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, मेरे पास 3 ऑप्शन हैं या फिर आई हैव 3 वेज टू रीच माई स्कूल। क्लियर, दिस इज पाथ 1 एंड ये है स्ट्रेट पाथ 2 एंड लेट ये है कोई लंबी चौड़ी पाथ यहाँ पे पाथ 3। क्लियर, ये है कोई लंबी चौड़ी पाथ यहाँ पे पाथ 3। सो लेट मैं बोलूँगा अगर मैं पाथ 1 के अलॉन्ग जा रहा हूँ, मेरी जो डिस्टेंस है स्कूल जाने की इट इज़ 30 किलोमीटर। क्लियर, 30 किलोमीटर एंड पाथ 1 के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है मेरी, लेट इट इज़ 10 किलोमीटर एंड पाथ 3 के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है इट इज़ 60 मीटर, या फिर वैल्यू यहाँ पे है कितना, 60 मीटर। सो आपको क्लियरली दिख रहा है डिस्टेंस के केस में, चाहे मैं पाथ 1 के अलॉन्ग जाऊँ, पाथ 2 के अलॉन्ग जाऊँ, पाथ 3 के अलॉन्ग जाऊँ, मैं डिस्टेंस को ही कवर करूँगा। क्लियर, मैं डिस्टेंस को ही कवर करूँगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, डिस्टेंस इट कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। यानी कि इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। यानी कि पॉइंट क्या हमारे पास है, फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी। बट अगर आप पाथ 1 के अलॉन्ग जाएंगे सो आप बोलोगे पाथ 1 के अलॉन्ग डिस्टेंस मेरी कितनी, 30 किलोमीटर, पाथ 2 के अलॉन्ग डिस्टेंस मेरी कितनी, 10 किलोमीटर एंड पाथ 3 के अलॉन्ग जो मेरी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 60 किलोमीटर। कैपिटल डी से मैं डिनोट करूंगा डिस्टेंस को। सो इट कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। क्लियर, डिपेंड करता है नंबर ऑफ पाथ्स पे एंड किस टाइप की हमारी पाथ है। नाउ
इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट जो डिस्टेंस हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, देयरफॉर इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू। स्केलर वेक्टर की हम आगे बात करेंगे। अच्छा, यूनिट एसआई यूनिट मीटर हमारे पास, एंड जो व्हीकल्स हमारे पास होते हैं उनमें जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो लगा होता है दैट इज़ ओडोमीटर। मे भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में आपको बस इतना ही जानना है। नाउ डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है शॉर्टेस्ट पाथ या फिर स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला ए एंड बी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? फ्रॉम ए टू बी मेरे पास यहाँ पे तीन रास्ते हैं या फिर तीन ऑप्शन हैं। मैं पाथ 1 के अलॉन्ग जाऊँ, पाथ 2 के अलॉन्ग, पाथ 3 के अलॉन्ग, एंड जिस भी पाथ के अलॉन्ग मैं जाऊँगा मैं बोलूँगा मेरी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल हुई। बट अगर मैं ओनली पाथ 2 के अलॉन्ग जाऊँ जो कि मेरे पास है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ पे, सो इसी को मैं बोलूँगा तब मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर की। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एक ही होगा हमारे पास, एंड वो कितना होगा इस कंडीशन में 10 किलोमीटर। सो displacement has a single value, very important objective, displacement has a single value between any 2 points. Clear? And it is the shortest value या फिर shortest path के along जो value होगा। Now it is a vector quantity. क्लियर? वी ऑल नो दैट वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होती है। देयरफॉर इसमें कोई भी वैल्यू हमारे पास आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब एक बॉडी, अगर ये है इनिशियल पोजीशन ए, अब बॉडी जा रही है किधर? इस स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग पॉइंट बी पे। क्लियर? यानी कि फाइनल पोजीशन बी पे, एंड अगर इसी पाथ के अलॉन्ग ये वापस आ रही है, सो हम बोलते हैं इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की? इसने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। क्लियर? इसने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। सो अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ, अगर आप इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जा रहे हो एंड फाइनल टू इनिशियल वापस आ रहे हो, सो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? ज़ीरो होती है। सो ये याद रखिएगा, when a body returns to initial position then displacement is zero. सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, सो हमारे पास इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? जो हमारी डिस्टेंस है कैपिटल डी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है इस एग्जांपल के केस में? 60। अच्छा, मिनिमम कितना? 10। सो क्लियरली आपको दिख रहा है जो डिस्टेंस हमारी है इट इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। किस किस पाथ के अलॉन्ग? पाथ 1 के अलॉन्ग एंड पाथ 3 के अलॉन्ग। बट अगर हम पाथ 2 के अलॉन्ग जाएं, सो उस कंडीशन में बोलूँगा जो मेरी डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। क्लियर? अगर मैं पार्ट 2 के अलॉन्ग जाऊं, सो उस कंडीशन में मेरी जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। देयरफॉर आई कैन से जो हमारी डिस्टेंस होती है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नाउ स्पीड, बात करेंगे हम स्पीड की। स्पीड सिंपल भाषा में, क्लियर, डिस्टेंस ट्रैवलड पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम में। अगेन स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड, एंड डायमेंशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है निकालने के लिए। डायमेंशन क्या होगा स्पीड के लिए? LT-1। क्लियर? LT-1। नाउ स्पीड इन व्हीकल्स, जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उसमें जो स्पीड मेजर की जाती है वो कि एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है हमारा, यू ऑल नो दैट, स्पीडोमीटर। क्लियर? बट ऑब्जेक्टिव आपसे ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये हर बंदे को पता होता है स्पीडोमीटर। ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछा जाएगा क्योंकि वी नो दैट जो ऐसा यूनिट है स्पीड का दैट इज मीटर पर सेकंड, बट स्पीडोमीटर जो स्पीड को मेजर करता है वो किस में करता है? किलोमीटर पर आवर्स में। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। क्लियर? नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हमारे पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास होती है सिंपल भाषा में स्पीड किसी भी बॉडी की एट इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। क्लियर? किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए टू बी ऑब्जेक्ट जा रहा है, आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहे हो? स्पीड को निकाल रहे हो। आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, आप इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे निकाल रहे हो। सो वो स्पीड क्या कहलाती है? वो स्पीड हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। क्लियर? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। एंड लेट अगर हमारे पास इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रैवल की इन कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। सो उस कंडीशन में बोलूँगा मैं मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी ये होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डी एक्स बाई डी टी।
क्लियर, dx/dt। सो ये मेरे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देखिए, जो हमारे पास स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, क्लियर, स्पीडोमीटर जो हमारे पास होता है, बेसिकली जो स्पीडोमीटर मेजर करता है वो कौन सी स्पीड को मेजर करता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है एंड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। वेरी बेसिक एंड सिंपल आइडिया, आपने अपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। क्लियर, यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये चीज़ें सब आपने अपने 9th में पढ़ी होती हैं एंड बेसिक आइडिया आपको इसका होता है। हम आगे जाकर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर। अच्छा, देखिए, अ बॉडी इज सैड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कब, अगर ये ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक, ये दो एंड ये 3 इंटरवल्स हैं। क्लियर, 3 इंटरवल्स हैं मेरे पास। लेट, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से मैं टाइम लूँगा। लेट मेरे पास यहाँ पे 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है पहले इंटरवल में, दूसरे इंटरवल में मेरे पास 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अच्छा, थर्ड इंटरवल में मेरे पास 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लेट, अच्छा, अब अगर मैं पहले स्ट्रेच के लिए जो टाइम लगा रहा हूँ इट इज़ 12 आवर्स। कितना, 12 आवर्स। एंड दूसरे के लिए जो मैं टाइम लगा रहा हूँ इट इज़ 6 आवर एंड तीसरे के लिए जो मैं टाइम लगा रहा हूँ इट इज़ 3 आवर। सो अगर आप यहाँ पे स्पीड निकालोगे तीनों स्ट्रेच के लिए, स्पीड 100/12। सो यहाँ पे 100/12। अच्छा, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 50/6, यहाँ पे कितनी, 25/3। सो जब आप यहाँ पे रेशियो देखोगे ना, 6, क्लियर, 2 3 आर 6, 2 25। क्लियर, यहाँ पे 2 3 आर, यहाँ पे 25। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बनेगा 25 एंड यहाँ पे भी हमारा बनेगा 3। क्लियर, यहाँ पे भी हमारा बनेगा 3। अगर आप 4 3 आर 12 करोगे एंड 4 25 आर 100। सो क्लियरली आपको दिख रहा है आपका जो रेशियो मिल रहा है वो सेम आ रहा है, 25/3, 25/3, 25/3। सो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि इक्वल डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर। अच्छा, अब कोई बोलेगा इक्वल डिस्टेंस कहाँ हुई, यहाँ तो 100 किलोमीटर, यहाँ तो 50 किलोमीटर, बट आप देखिए ना जो रेशियो आ रहा है ना स्पीड का वो सेम आ रहा है। क्लियर, जो रेशियो आ रहा है स्पीड का वो सेम आ रहा है, देयरफॉर इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एंड यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास तभी पॉसिबल होती है, कब पॉसिबल होती है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है एंड ये अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल भी चेंज ना करे, तब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होने के चांसेस होते हैं। क्लियर। नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, कोई बॉडी डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रही है, क्या कर रही है, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रही है, बट जो टाइम है वो अनइक्वल लग रहा है। क्लियर, जो टाइम है वो अनइक्वल लग रहा है, या फिर जो टाइम है वो इक्वली दे रही है हर एक स्ट्रेच के लिए, बट जो डिस्टेंस हैं दे आर डिफरेंट या अनइक्वल। सो ये हम इस टाइप का हमारा मोशन या फिर इस टाइप की स्पीड हमारी क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। सो ये कहलाती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी सिंपल भाषा में हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, यहाँ हम बोलें जो वेलोसिटी हमारे पास होती है इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवलड, डिस्टेंस ही ट्रैवल किया है हमने बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। सो ये क्या क्या है, यही हमारे पास होती है वेलोसिटी, यही हमारे पास होती है वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी वी ऑल नो दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू। ऐसा यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि मीटर पर सेकंड। क्लियर। एंड डायमेंशन इज आल्सो सेम एज दैट ऑफ आर स्पीड, यानी कि L/T-1। नाउ एवरेज स्पीड, अगर मैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, क्लियर, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, क्लियर, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करोगे वहाँ पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। नाउ एवरेज स्पीड, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल
मैं यहाँ पे ए टू बी जा रहा हूँ एंड देन बी टू सी जा रहा हूँ, क्लियर। एंड लेट मेरे पास डिस्टेंस d1 है एंड यहाँ पे d2 डिस्टेंस है एंड मुझे ए टू बी जाने में टाइम t1 लग रहा है एंड बी टू सी जाने में टाइम t2 लग रहा है। सो मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा, जो मेरे पास एवरेज स्पीड होगी, जो मेरे पास एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस मैं कितनी ट्रैवल कर रहा हूँ अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम, क्लियर, अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे d1 प्लस d2 एंड टोटल टाइम यहाँ पे t1 प्लस t2, क्लियर। सिंपल चीज़ें हैं, क्लियर, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। नाउ देखिए, नाउ इस फॉर्मूला पे वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्या देगा आपको, स्पीड देगा एंड डिस्टेंस देगा। आपको वो बोलेगा मुझे एवरेज स्पीड निकाल के दो, क्लियर। सो पहला केस यहाँ पे, क्लियर, पहला केस यहाँ पे, इफ़ ए बॉडी, क्लियर, इफ़ ए बॉडी travels, if a body travels distance d1 and distance d2 with speed s1 एंड s2, आपको स्पीड गिवन है, आपको बोलेंगे एवरेज स्पीड निकालो, क्लियर, आपको बोलेंगे एवरेज स्पीड निकालो। आपको सिंपल भाषा में क्या करना होगा, आपको स्पीड की इक्वेशन यूज़ करनी होती है। स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वी नो दैट जो एवरेज स्पीड हमारे पास होती है, एवरेज स्पीड हमारे पास होती है d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2, क्लियर, t1 प्लस t2। बट आपको यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है। देयरफॉर इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से आप टाइम निकालोगे। जो टाइम होगा आपका दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो टाइम होगा आपका वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देयरफॉर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे ऊपर d1 प्लस d2, नीचे आपका टाइम की जगह d1/s1 प्लस यहाँ पे d2/s2। सो इस इक्वेशन का आप यूज़ करोगे उस टाइम, क्लियर। एंड इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट ये वाली फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, क्लियर। सिमिलरली केस नंबर 2 यहाँ पे, क्लियर, केस नंबर 2, इफ बॉडी ट्रैवलर्स, इफ बॉडी ट्रैवलर्स स्पीड s1 एंड s2, स्पीड s1 एंड s2 इन टाइम। अब आपको स्पीड एंड टाइम गिवन है, पहले केस में आपको स्पीड एंड डिस्टेंस गिवन थी। इन टाइम t1 एंड t2, t1 एंड t2। सो आपको बोलेंगे आप एवरेज स्पीड निकालो। सो यू ऑल नो दैट हमारे पास स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगेन आप इसका यूज़ करोगे एंड एवरेज स्पीड हमारे पास होती है, एवरेज स्पीड हमारे पास होती है d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2, क्लियर, डिपेंड करेगा कितने इंटरवल देगा, क्लियर। अच्छा, अब गिवन क्या है मेरे पास, गिवन यहाँ पे स्पीड एंड टाइम। सो डिस्टेंस मेरे पास गिवन नहीं है, इस इक्वेशन से मैं डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस हमारे पास होती है स्पीड इनटू टाइम। सो इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो आएगी s1 t1 प्लस यहाँ पे s2 t2 अपॉन में t1 प्लस t2, क्लियर, अपॉन में t1 प्लस t2, यानी कि d1 एंड d2 की जगह मैंने st को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। सो दीज आर दी इक्वेशन। सो इन 3 इक्वेशन पे आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा इस इक्वेशन, क्लियर, इक्वेशन ये वाली इक्वेशन एंड इस वाली इक्वेशन पे आप ध्यान दोगे, क्लियर। नाउ देखिए एक और केस आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, क्लियर, एक और केस यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं, केस, अच्छा नोट लगाएंगे आप, नोट लगाएंगे आप। अगर एक बॉडी ए टू बी जा रही है, क्लियर, अगर एक बॉडी ए टू बी जा रही है, क्लियर, ए टू बी जा रही है विद स्पीड s1, क्लियर, विद स्पीड s1 जा रही है इधर, फिर वापस आ रही है सेम पाथ पे या फिर सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्लियर, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है विद स्पीड s2, क्लियर। यानी कि डी जो हमारे पास है, डिस्टेंस जो हमारे पास है, ये फिक्स्ड हमारे पास है एंड ये हमारे पास कांस्टेंट है, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। सो इस कंडीशन में आप एवरेज स्पीड को डायरेक्टली लिख सकते हो, जो आपकी एवरेज स्पीड होगी इस टाइम। सो जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो होगी 2 टाइम्स s1 s2 अपॉन में
S1 प्लस S2। सो इस इक्वेशन का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। क्लियर, इस इक्वेशन का आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एंड वेरी यूज़फुल इक्वेशन। क्लियर, वेरी यूज़फुल इक्वेशन। इस पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्लियर, इस पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाने की नीड नहीं होगी, उससे भी निकलेगा, बट अगर आप ये वाली इक्वेशन का यूज़ करोगे आपका आंसर जो है वो जल्दी आएगा। क्लियर, आपका जो आंसर है वो जल्दी आएगा। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, ए कार ट्रेवलर्स एंड ध्यान रखिए एवरेज स्पीड पे आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर, ए कार ट्रेवलर्स 30 किलोमीटर एट द रेट ऑफ, क्लियर, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, यानी कि 30 किलोमीटर ट्रैवल किए इसने किस स्पीड के साथ, 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। एंड नेक्स्ट चाहे आपको डिस्टेंस सेम दे, मेन आपका यहाँ पे क्या है, अगर आपकी डिस्टेंस सेम है, ये फॉर्मूला आपकी कब यूज़ होगी, अगर आपकी डिस्टेंस सेम है दो इंटरवल्स के लिए। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द रेट ऑफ, चलिए कुछ और स्पीड लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। क्लियर, फाइंड एवरेज स्पीड। क्लियर, एवरेज स्पीड निकालिए। क्लियर, सो आप बोलोगे डायरेक्टली, क्योंकि डिस्टेंस दोनों इंटरवल्स के लिए सेम है। सो इस कंडीशन में आप जो जनरल वाली इक्वेशन है उस पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बनेगा। आप सिंपली लिखोगे जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी ट्वाइस S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। सो सिंपल भाषा में आप यहाँ पे S1 एंड S2 के वैल्यूज पुट करोगे, यानी कि 2 इंटू 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 40 प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। क्लियर, नाउ आगे बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, एवरेज वेलोसिटी पे आते हैं। देखिए, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी हमेशा कहाँ होगी, अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। क्लियर, एवरेज वेलोसिटी को हम हमेशा कहाँ देखेंगे, अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। क्लियर, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा, क्वेश्चन ए कार ट्रेवलर्स ए डिस्टेंस of a car travels a distance of, अच्छा ऐसे नहीं, a car travels distance from A to B with speed let 40 kilometer per hour and returns to A with speed 30 किलोमीटर पर आवर। लेट कुछ भी 30 20 जो भी आप लेंगे आपकी मर्जी। क्लियर, सो देखिए आपको बोलेगा पहला फाइंड एवरेज स्पीड, पार्ट नंबर 2 फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्लियर, फाइंड एवरेज स्पीड एंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी। सो सिंपली आपको क्या करना होगा, देखिए एक कार है या फिर ऑब्जेक्ट है, ए टू बी जा रहा है। क्लियर, ए टू बी जा रहा है, फिर ये बोल रहा है कि एंड रिटर्न्स टू ए, यानी कि बी से वापस आ रहा है किधर, ए पे। क्लियर, बी से वापस आ रहा है ए पे। सो डिस्टेंस जो ट्रैवल हुई वो सेम यहाँ पे ट्रैवल हुई, सो एवरेज स्पीड के लिए आप सिंपल इक्वेशन निकालोगे या फिर सिंपल इक्वेशन लगाओगे, ट्वाइस S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। इस इक्वेशन का आप यूज़ करोगे। अच्छा, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए अगर ये ए टू बी जा रहा है फिर बी से वापस ए आ रहा है, सो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो तो आप बोलोगे इस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल सिंपल भाषा में न्यूमेरिकल हिसाब से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर, यानी कि किस हिसाब से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। क्लियर, किस हिसाब से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन या फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर, चेंज इन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी मैं इसको लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एंड लेट जो मेरी चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज़ v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t में, एंड यहाँ से आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल सकते हो। सो a हमारे पास होता है v माइनस यू अपॉन टी, क्लियर, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारे पास होती है एक्सेलरेशन की बेसिक इक्वेशन। नाउ अच्छा, एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट की बात करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में आपको समझाया, डायमेंशन LT-2, क्लियर, डायमेंशन LT-2, सो ये होगी हमारी एक्सेलरेशन। नाउ आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, क्लियर, आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन हमने देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब हमारे पास एक कार की या फिर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्लियर। अब जो वेलोसिटी है ये 3 तरीकों से चेंज हो सकती है, यानी कि देयर आर 3 वेज बाय विच वेलोसिटी कैन चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। पहला, व्हेन ओनली डायरेक्शन चेंज, अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर ऑब्जेक्ट यूं आ रहा था इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, सो वेलोसिटी चेंज हुई। एग्जांपल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, क्लियर, जब मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ग्राउंड पे हो, आपने बॉल उठाई, आपने इसको स्ट्रेट ऊपर फेंका, सो होगा क्या, ये बॉल ऊपर की ओर जाएगी, एंड एक टाइम पे जब ये ऊपर जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी। सो ये जो बॉल है ये वापस रिटर्न करती है, इसीलिए सो वेलोसिटी में अगेन चेंज आई उसके मैग्नीट्यूड में, यानी कि बॉल थ्रोन अंडर ग्रेविटी। दूसरा, अगर दोनों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, सो इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन, क्लियर, इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे यहाँ पे है ग्राउंड, एंड यहाँ ग्राउंड से आप किसी बॉल या फिर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, क्लियर। सो इस कंडीशन में दोनों चीज़ें, एक तो मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज होता है, साथ ही में जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज होती है हमारे पास, क्लियर, जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन को इन डिटेल पढ़ेंगे आगे जाकर, क्लियर। सो ये हमारे पास है 3 तरीके, क्या, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या फिर एक्सेलरेशन को एक्वायर करने के लिए, क्लियर। लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से, एंड ये बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, क्लियर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। अच्छा, इट कैन बी पॉजिटिव इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब क्या होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब अगर वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी, सो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव निकल के आएगी, एंड उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें कब अचीव होगी, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसी बॉडी का वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, क्लियर, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किसी बॉडी का कांस्टेंट रहता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या कंडीशन अचीव हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन हमारे पास अचीव हुई। अब एग्जाम्पल्स अगेन इंपॉर्टेंट, क्लियर, क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्लियर, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे अचीव होती है। एक्सेलरेशन कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर, पर सेकंड स्क्वायर से बॉडी नीचे आती है। देन मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल गोइंग डाउन द स्लोप, एक बाईसाइकिल को आप छोड़िए नीचे, क्लियर, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आएगा। या फिर मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन इन इंक्लाइनड प्लेन, ये कोई इंक्लाइनड प्लेन है, एंड यहाँ पे जो बॉल है वो क्या कर रही है, वो नीचे रोल करके आ रही है। सो दिस इज अगेन अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्लियर, दिस इज अगेन अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ इंपॉर्टेंट नोट, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, क्लियर, अच्छा, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखी, यूनिफॉर्म स्पीड देखी, यूनिफॉर्म स्पीड कब आएगी, अगर एक बॉडी स्ट्रेट मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चल रही है, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है। एग्जांपल इज पैराबोलिक मोशन, क्लियर, जब भी हमारे पास पैराबोलिक मोशन हो, क्लियर, जब भी हमारे पास पैराबोलिक मोशन हो, पैराबोलिक मोशन भी हमारे पास क्या हो सकता है, वहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अचीव हो सकती है, क्लियर। नाउ ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में इस पे 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर, 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्लियर, इनका आप अच्छे से ध्यान रखोगे। नाउ अगर हम ग्राफ्स की बात करें, पहले आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
क्लियर, पहले आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलिए अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ में आपको हमेशा दो चीज़ें सीखनी होती है। ग्राफ में आपको दो चीज़ें सीखनी होती है, वन इज स्लोप, पहला हो गया स्लोप, दूसरा हो गया एरिया। क्लियर, दूसरा हो गया एरिया। क्लियर, स्लोप एंड एरिया। अगर आपको ये दो चीज़ें निकालनी आई, आपका ग्राफ हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, स्लोप एंड एरिया। एंड जब भी आपको स्लोप निकालना हो एक ग्राफ में, आपको हमेशा क्या करनी होती है, इन पॉइंट्स को अच्छे से लिखिएगा, आपको हमेशा डिफ्रेंशिएशन करनी होती है। एंड एक ग्राफ के अंदर आपको अगर एरिया निकालना होता है, आपको हमेशा इंटीग्रेशन करनी होती है। क्लियर, आपको हमेशा इंटीग्रेशन करनी होती है। दीज आर द की वर्ड्स। ये आपके पास क्या है, कीवर्ड। यानी कि अगर आपको स्लोप निकालना है, आप डिफरेंशिएशन करिए। अगर आपको एरिया निकालना है ग्राफ के अंडर में, आप इंटीग्रेशन करिए, आप इंटीग्रेशन करिए। अच्छा, एक और कीवर्ड, जब भी हमारे पास दो क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल मेरे पास हैं तीन क्वांटिटीज़। क्लियर, तीन क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। लेट अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी ए है, ये है डिपेंडेंट ऑन बी एंड सी, एंड अगर ये ऐसे डिपेंड है, ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी। सो उस कंडीशन में ए आपको कैसे निकलेगा, स्लोप से निकलेगा, डिफरेंशिएशन से निकलेगा। ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एरिया, क्लियर, एरिया निकालने के लिए, अब अगर आपके पास ये जो ए है लेट, ये जो ए है लेट, ये है किसके बराबर, बी इंटू सी। ए जो हमारे पास है इट इज इक्वल टू बी इंटू सी। तब जो ए आपको निकलेगा, ए क्वांटिटी, ये आपको एरिया से निकलेगी, ये आपको इंटीग्रेशन से निकलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो जब दो क्वांटिटीज़ हमारे पास डिवीजन में होंगी, जब दो क्वांटिटीज़ हमारे पास डिवीजन में होगी, तीसरी क्वांटिटी हम स्लोप से निकालेंगे ग्राफिकल ट्रीटमेंट में। एंड जब दो क्वांटिटीज़ हमारे पास प्रोडक्ट में होगी, सो जो तीसरी क्वांटिटी हम निकालेंगे ग्राफिकल ट्रीटमेंट में, वो हम एरिया से निकालेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास वेलोसिटी है। क्लियर, वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, या फिर आप ग्राफिकल ट्रीटमेंट में आप डिस्टेंस अपॉन टाइम भी इसको बोल सकते हो। देयर इज नो वरी इन ग्राफिकल ट्रीटमेंट। सो वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी। सो वेलोसिटी हमेशा कहाँ से निकलेगी, बाय स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बाय स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी निकलेगी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालूँ, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किस ग्राफ में, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट ये मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, एंड लेट ये करूँ हमारी बनी। सो ये ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको देगा वेलोसिटी, या फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर, या फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे अगर आपको फंक्शन के फॉर्म में दिया जाए। अच्छा, सिमिलरली अगर मेरे पास ये है ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का, एंड ये कर्व बन रहा है, उस कंडीशन में इस ग्राफ का जो एरिया, स्लोप नहीं एरिया, इस ग्राफ का एरिया, यानी कि आपको बोलेंगे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। सो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वेलोसिटी इनटू टाइम। सो ये चीज़ें याद रखिएगा, इनको अपने माइंड में फिक्स करिएगा हमेशा के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, नीट के लिए, आगे जाकर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे। क्लियर, बेसिकली ये चीज़ें आपको एक ग्राफ में पता होनी चाहिए कि ग्राफ को कैसे हम ट्रीट करते हैं। नाउ आते हैं नीचे, इन चीज़ों की भी बात करूँगा मैं, अच्छा चलिए पहले इन्हीं की बात करते हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहली स्टेटमेंट। क्लियर, मेरे पास है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक साइड से, दूसरे साइड से मेरे पास है टाइम। क्लियर, दूसरे साइड से मेरे पास है टाइम। सो जो ग्राफ होगा क्लियर, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप टेन ऑफ थीटा, या फिर थीटा आप बोलिए, जो स्लोप होगा इस कंडीशन में वो मेरा होगा क्या, वो वेलोसिटी होगा। यानी कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की उस वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास d अपॉन टी। सो अभी मैंने बोला अगर आपको तीसरी क्वांटिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एनी टू क्वांटिटीज, एंड अगर वो तीसरी क्वांटिटी निकल आ रही है बाय डिवीजन ऑफ अदर टू क्वांटिटीज, तो आपको स्लोप निकालना है। क्लियर, एंड सिमिलरली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट।
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास वेलोसिटी, ये मेरे पास टाइम, एंड अगर ये ग्राफ बना ना, अगर आपको मैं बोलूँगा इसका एरिया निकालो, इसका एरिया किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। एंड इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये किसके बराबर होगा? ये वेलोसिटी के बराबर होगा। क्लियर, समझ में आया होगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए, पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी या फिर एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट मेरे पास है स्टेशनरी या फिर रेस्ट। सो ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास है टाइम। क्लियर, ये मेरे पास है टाइम। सो आपको बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी या फिर एट रेस्ट, आप ड्रा करिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो हमारा जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हमारा जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर, यानी कि इस कंडीशन में आप बोलिए स्लोप कितना होगा या फिर वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर, इस कंडीशन में आप बोलिए स्लोप कितना होगा या फिर वेलोसिटी कितनी होगी। इस कंडीशन में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। क्लियर, वो यहाँ पे हमारी ज़ीरो होगी। अच्छा, नेक्स्ट इज when object is moving with uniform velocity, when object is moving with uniform velocity, when object is moving with uniform velocity। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं, लेट ये है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से टाइम। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ आता है, इट इज़ आल्सो ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट ये किसी एंगल थीटा के साथ, क्लियर, बनेगा कहाँ पे? टाइम एक्सिस के साथ। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगेन, ये जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा? वेलोसिटी, बट यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमारे पास ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा। क्लियर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है यहाँ पे टाइम। या तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, क्लियर, या तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्लियर, इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी, कोई एक सा आपका ग्राफ बनेगा। सो ये है ग्राफ्स किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास। क्लियर, सो इन ग्राफ्स को अच्छे से बनाइए एंड यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप खुद बोलेंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमारे पास होगा, इसका स्लोप क्या देगा हमें? सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक साइड से हम वेलोसिटी को ले रहे हैं, एक साइड से हम टाइम को ले रहे हैं। क्लियर, देयरफॉर वी नो दैट एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन है ये किससे बन रही है? डिवीजन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम से। देयरफॉर जो स्लोप होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देगा? वो हमें एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्लियर, ग्रेडियंट भी बोलते हैं या फिर टेन ऑफ थीटा भी बोलते हैं। सो इसमें जो आपका स्लोप बनेगा वो बनेगा क्या? एक्सेलरेशन। देखिए टेन ऑफ थीटा कैसे, टेन ऑफ थीटा कैसे, ये वेलोसिटी ये टाइम। देखिए लेट मेरे पास ग्राफ यूँ आ रहा है, क्लियर, ग्राफ यूँ आ रहा है, क्लियर, दिस इज एंगल थीटा, क्लियर, दिस इज एंगल थीटा। लेट इस पॉइंट पे, क्लियर, यहाँ से हमारी वेलोसिटी इतनी, क्लियर, वेलोसिटी इतनी, टाइम हमारा इतना। क्लियर, सो अगर ये मेरे पास वेलोसिटी है, देयरफॉर ये भी क्या होगी? वेलोसिटी ही होगी। एंड मुझे क्या निकालना है? मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्लियर, ये हाइपोटेन्यूज बोलिए किसके बराबर होगा? अगर ये मेरे पास वेलोसिटी है, वी नो दैट इस कंडीशन में हमारे पास टेन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा वेलोसिटी, यहाँ पे बेस हमारा टाइम। सो निकला ना, इसीलिए स्लोप को हम क्या बोलते हैं? स्लोप को हम टेन ऑफ थीटा भी बोलते हैं, या फिर स्लोप को हम डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। यानी कि हमें क्या करनी होती है? जब भी आपको स्लोप निकालना है, आपको डिफरेंशिएशन करनी होती है। क्लियर, सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सिमिलरली एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर अब एक्सेलरेशन एक साइड से दूसरे साइड से टाइम, अगर ग्राफ यूँ है, आपको बोलेंगे एरिया निकालिए। वी नो दैट एक्सेलरेशन हमारे पास होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी देयरफॉर किसके बराबर? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। देयरफॉर एरिया किसका? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू क्या? गिव्स यू वेलोसिटी, यानी कि इसका एरिया, स्लोप नहीं, इसका एरिया। एरिया मतलब ये जो कर्व आपको बन रहा है इसके अंडर कितना एरिया है, यहाँ पे आपकी ट्रायंगल बन रही है। सो सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वन ऑफ आ बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे जितना एरिया निकलेगा वही आपकी क्या होगी? वही आपकी वेलोसिटी होगी। समझ में आया होगा? क्लियर, सो इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन करिए, ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारी जीरो, क्लियर, एक्सेलरेशन जीरो। सो ये ग्राफ बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके लिए ग्राफ देखिए, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो ग्राफ हमारा कुछ यूं बनेगा, क्लियर, ग्राफ हमारा यूं बनेगा। सिमिलरली व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में हमारे पास दो ग्राफ्स बनेंगे, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सो या तो हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगी या तो हमारी एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगी, क्लियर। सो ये ग्राफ्स आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन उतना ही मैं आपको सिखाऊंगा जितने आपको एग्ज़ाम के लिए नीड होगी। अदरवाइज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यू ऑल नो दैट काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन की अलग बुक हमारे पास होती है, इंटीग्रेशन की अलग बुक हमारे पास होती है, बट आपको उतना ही जानना है जितना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है उतना ही आपको यहाँ पर जानना होगा, क्लियर, उतना ही आपको यहाँ पर जानना होगा, क्लियर। देखिए मेरे पास है कोई फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर, ये मेरे पास है कोई फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो y मेरे पास है, क्लियर, y जो मेरे पास है ये किस पे डिपेंडेंट है, ये x पे डिपेंडेंट है या फिर x के वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है, क्लियर, या फिर x के वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, x के वैल्यूज़ पे। नाउ आपको ऐसे देंगे, क्लियर, आपको ऐसे देंगे, आपको देंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स पावर एन, क्लियर, पहली y इज इक्वल टू एक्स पावर एन, आपको बोलेंगे इसकी डिफरेंशिएशन करिए, क्लियर, इसकी डिफरेंशिएशन इन शॉर्ट आप क्या देखते हो, रेट ऑफ चेंज, क्लियर, रेट ऑफ चेंज एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ, क्लियर, रेट ऑफ चेंज। अब उस पर मुझे नहीं आना है, हमें यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखनी है, क्लियर। सो y इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, इसकी डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए, डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ y डैश, दिस इज़ बेसिकली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और मैं लिख सकता हूँ इसको dy बाई डी एक्स, क्लियर, dy बाई डी एक्स, मेरी मर्जी, चाहे मैं dy बाई डी एक्स लिखूँ या फिर y डैश, क्लियर। एंड इसकी जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होती है x पावर n की, दिस इज़ एन एक्स एन माइनस वन, क्लियर, दिस इज एन एक्स एन माइनस वन। ध्यान से देखिए, बस उतना ही आपको बोलूँगा जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशेंट है, क्लियर। आपको सभी चीज़ें यहाँ पे नहीं सीखनी है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, साइन इनवर्स एक्स, क्लियर, या फिर लॉग एक्स, जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशेंट है उतना ही मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, क्लियर। सो एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन एक्स एन माइनस वन, क्लियर, एक्स एन माइनस वन। अच्छा देखिए कैसे, अब एग्जाम्पल की बात करें, मेन है एग्जाम्पल्स हमारे पास, मेन हमारे पास एग्जाम्पल, क्लियर, मेन हमारे पास एग्जाम्पल। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन होती y इज इक्वल टू टी पावर n, क्लियर, y इज इक्वल टू टी पावर n, उस कंडीशन में मैं बोलता डी वाई बाई डी टी, ना कि डी वाई बाई डी एक्स लिखता मैं, डी वाई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है अब, टी और वाई, पहले मेरे पास फंक्शन थी वाई और एक्स, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वाई इक्वल टी पावर एन की जगह भी लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। देखिए आप देखिए, आपके पास यहाँ पे था वाई और एक्स, यहाँ पे आपके पास हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है y और t, क्लियर। सो आप लिखोगे डी वाई बाई डी टी, क्लियर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को। सो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा n इंटू टी इंटू एन पावर माइनस वन, क्लियर। अच्छा t पावर n माइनस वन, टी पावर n माइनस वन, ये हमारी डिफरेंशिएशन होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स पावर टू, क्लियर, y इज इक्वल टू एक्स पावर टू, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन सिंपल भाषा में डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे 2x, अच्छा ऊपर 2 पावर माइनस वन, क्लियर, क्योंकि n माइनस वन, n कितना हमारा यहाँ पे, n हमारा यहाँ पे 2, क्लियर, n हमारा कितना 2, बेसिक इक्वेशन को देखिए x पावर n को, सो n हमारा 2, सो 2x 2 माइनस वन, एक्स पावर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 ही बनता है, इसीलिए हम लिखते हैं जो एक्स स्क्वायर हमारे पास है इसकी डिफरेंशिएशन 2x। अच्छा एग्जाम्पल नंबर टू,
अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स पावर 10 है, क्लियर, y इज इक्वल टू एक्स पावर 10 है, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर, 10 पावर, अच्छा 10 आगे आएगा, x पावर 10 माइनस वन, 10 माइनस वन कितना 9, क्लियर, 10 माइनस वन कितना 9, यानी कि x पावर 10 की डिफ्रेंशिएशन होती है 10x पावर 9, 10x पावर 9। ये हो गया सिंपली रूल नंबर 1। यहाँ पे आप लिखिए रूल्स जो कि आपको यहाँ पे सीखने हैं, क्लियर, अपने 11th बोर्ड के लिए बस, क्लियर। नाउ रूल नंबर 2, क्लियर, रूल नंबर 2, अब मेरे पास अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स पावर एन, क्लियर, a इंटू एक्स पावर एन, वायर a इज एनी कॉन्स्टेंट, वायर a इज एनी कॉन्स्टेंट, बस अपने तरीके से लिखा रहा हूँ, मे भी आपको ये फॉर्मूला कहीं पे भी ना हो, सो बस आपको सिखाने के लिए y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स पावर एन, इसका मतलब क्या हुआ, लेट मेरे पास है y इज इक्वल टू 3, क्योंकि a क्या है कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट, 3 एक्स पावर, चलिए 2 एक्स पावर 2, इसकी डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप रूल, सो इसकी डिफ्रेंशिएशन हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए को हम ऐसे ही रखते हैं इंटू एन, वही एक्स पावर एन वाली फार्मूला, एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि ए इंटू एन इंटू एक्स एन माइनस वन, ए इंटू एन इंटू एक्स एन माइनस वन। सो एग्जाम्पल से सीखिए वाई इक्वल टू 3x², सो इसका डी वाई बाई डी एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूँ वाई डैश भी, दिस इज इक्वल टू, अच्छा 3 वैसे ही वही x² की डिफ्रेंशिएशन, की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 3 इंटू 2x पावर 2 माइनस 1, सो दिस विल कम आउट टू बी 3 2 6, ये आएगा हमारे पास क्या 6x, क्लियर, 3 2 6x, क्लियर, ये होगी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली इसमें भी एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x³, क्लियर, y इज इक्वल टू 4x³, करिए डिफ्रेंशिएशन, क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स मैं लिखूंगा किसके बराबर, 3 4 अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्लियर, 4 वहीं पे रहेगा, क्योंकि 4 वहीं पे रहेगा, सो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 4 12 एक्स, अच्छा ऊपर पावर कम हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू x², 12 इंटू x², ये होगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, क्लियर, ये होगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपसे देंगे इस टाइप की फंक्शंस, एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x प्लस 2, क्लियर, 3x³ प्लस 2x प्लस 2, बट इससे पहले आप रूल नंबर 4 लगाइए, रूल नंबर 3, अच्छा रूल नंबर 3 सिंपली है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। अगर मेरे पास y है इक्वल टू कांस्टेंट, सो इस कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन होती है डी वाई बाई डी एक्स वो कितना 0, सो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमारे पास कितनी होती है 0, इसका आप ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। एंड सिमिलरली रूल नंबर 4 यहीं पे आप लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, या फिर y इज इक्वल टू टी, या फिर कुछ भी, इस कंडीशन में जो हमारी डिफरेंशिएशन होती है वो किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है, डी वाई बाई डी एक्स होगा 1 के बराबर, डी वाई बाई डी टी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्लियर, 1 के बराबर होगा, क्लियर, इनकी x की डिफरेंशिएशन हमारे पास 1, अच्छा y एंड t, सो t की डिफरेंशिएशन हमारे पास 1। अब ये 1 कहाँ से आता है, बेसिकली उसी इक्वेशन से आता है nx n माइनस 1, बस आपको इतना याद रखना है, x की डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए हमारे पास है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स, अच्छा y इज इक्वल टू एक्स, जिसका कुछ भी पावर नहीं होता है उसका 1 होता है हमारे पास, सो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सो हमारे पास x पावर n की डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1, सो x पावर 1 यहाँ पे हमारे पास है, 1 नीचे आएगा, यहाँ पे x, फिर क्या आएगा 1 माइनस 1 हमारे पास होता है 0, x का पावर 0 दैट इज़ 1, इसीलिए हम लिखते हैं यारो क्या, अदरवाइज ये डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है, बट याद रखने के लिए हम हमेशा हाँ क्या लिखते हैं, क्लियर, y इज इक्वल टू एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होगी, क्लियर, अच्छा y इज इक्वल टू टी की डिफरेंशिएशन 1 होगी, यहाँ पे मैंने आपको रूल भी समझाया, क्लियर। सो 4 रूल यहाँ तक आ गई, क्लियर, 4 रूल यहाँ तक आ गए। वीडियो को आप अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्लियर। नाउ इस एग्जांपल को देखिए, चारों रूल यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अच्छा इसको रखिए आप x,
एक्स प्लस 3 यहाँ पे। क्लियर। अब जो भी 4 रूल आपने ऊपर सीखे, चारों के 4 यहाँ पे अप्लाई होंगे। क्लियर। नाउ इसकी डिफ्रेंसिएशन y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x प्लस x प्लस 3। सो इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी dy/dx इज इक्वल टू, अच्छा 3 नीचे आएगा, ये क्या बनेगा 3 के साथ मल्टीपल, 3 3 4 9 x, अच्छा 3 का पावर 1 हो जाएगा कम, 2 यहाँ पे, देन 2x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी हमारे पास 2, क्योंकि x की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास 1, देयरफॉर 2x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 2 प्लस x की डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 3 कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0। सो हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9x² प्लस 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू ऐसे देते हैं अब आपको 4t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 3, यानी कि जो हमारे पास y है इट इज़ फंक्शन ऑफ t, या फिर t जो हमारे, अच्छा y जो हमारे पास है इट इज़ फंक्शन ऑफ t। अब आप डिफ्रेंशिएशन करिए। सो हम लिखेंगे dy अपॉन dt dx नहीं लिखना क्योंकि हमारे पास फंक्शन है इस टाइम t। dy अपॉन dt क्या होगी 3 4 12 12t² प्लस 2 3 6 यहाँ पे t का पावर 1 प्लस 2t की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 2, क्योंकि t की डिफ्रेंसिएशन 1, सो 2 इंटू 1 बनेगा 2 ही, प्लस 3 की डिफ्रेंसिएशन 0, ये हमारे पास होगी डिफ्रेंसिएशन। क्लियर। अच्छा तो समझा आपने डिफ्रेंसिएशन को। क्लियर। अब रूल नंबर 5 एंड 6 में आपको सिंपल याद रखना है, रूल नंबर 5 एंड 6 में आपको सिंपल याद रखना है किसको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स। क्लियर। अगर हमारे पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स है। क्लियर। अच्छा साइन एक्स एंड कॉस एक्स, अगर मैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स की बात करूं सो dy/dx हमारे पास किसके बराबर आता है, साइन की डिफ्रेंसिएशन होती है हमारे पास कॉस, सो इसकी डिफ्रेंसिएशन है कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन, क्लियर, कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन, क्लियर, कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन होती है हमारे पास इट इज़ माइनस साइन। क्लियर। जो हमारे पास कॉस एक्स है इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, इट इज़, हमेशा याद रखिएगा, इट इज़ माइनस साइन एक्स। क्लियर। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर। ये चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर। सो कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की कॉस एक्स। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट होगी आपको अपने एग्ज़ाम में। क्लियर। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट होगी आपको अपने एग्ज़ाम में, अदरवाइज इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। अच्छा डिफ्रेंसिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, एक और फॉर्म जो आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, उनकी मैं बात नहीं करूंगा, 12th मैथमेटिक्स में हमारे पास होता है, बट पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर आपके बोर्ड में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्लियर, पूछे गए हैं। नाउ देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म, देखिए यहाँ पे हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। मेरे पास है कोई क्वेश्चन, क्लियर, आपको देंगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू, क्लियर, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। क्लियर। एक्स कितना ए कॉस टी, वाई कितना ए साइन टी। क्लियर। वाई कितना ए साइन टी। या फिर एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे हम करेंगे, आपको बोलेंगे इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक्स कितना हमारा ए टी स्क्वायर। क्लियर। लेट वाई कितना हमारा 2at। क्लियर। वाई कितना हमारा 2at। अच्छा इसको देखिए पहले क्वेश्चन को, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। आपको बोलेंगे आप निकालिए, क्लियर, आपको बोलेंगे आप निकालिए डी वाई अपॉन डी एक्स। आप बोलिए आप निकालिए हमें dy/dx। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बोलेंगे आप हमें dy/dx निकाल के दो। अब क्या करेंगे, इसी टाइप की फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर। इसी टाइप की फॉर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर। पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। सो दो फंक्शंस यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व हैं। क्लियर। अब देखिए इसकी डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करते हैं, इसकी डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करते हैं, रूल समझिए, बस आपसे क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड में। देखिए आपके पास है, सोल्यूशन में लिखूंगा, आपके पास है x इज इक्वल टू कितना लिया मैंने ए कॉस टी, x इज इक्वल टू ए कॉस टी। क्लियर। x इज इक्वल टू ए कॉस टी। क्लियर। x इज इक्वल टू ए कॉस टी। सो आपके पास जो फंक्शन है यहाँ पे, क्लियर,
वो क्या है टी, क्लियर, यानी कि एक्स के वैल्यूज़ किस पे डिपेंडेंट है, टी पे, या फिर हाँ टी के ऊपर एक्स के वैल्यूज़ डिपेंडेंट है। सो आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल पाओगे, आप क्या निकालोगे, डी एक्स बाई डी टी। ऑलरेडी मैंने आपको बोला हमेशा इक्वेशन में देखिएगा कि आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है। सो आपको यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, क्लियर, डी एक्स बाई डी टी निकालना है, निकालिए, क्लियर, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में आप टी को यहाँ पे देख रहे हो, क्लियर। सो डी एक्स बाई डी टी, क्लियर, डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, वी नो दैट हमारे पास कॉस टी है, क्लियर, कॉस टी है, एंड कॉस की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, साइन। कॉस की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, साइन, बट कौन सा साइन, माइनस साइन, क्लियर, माइनस साइन। अच्छा, ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, ए ऐसे ही रहेगा, ए इंटू कॉस टी की डिफरेंशिएशन, कॉस टी की डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस साइन टी, क्लियर। कॉस टी की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी मेरे पास, कॉस टी की डिफरेंशिएशन बनेगी माइनस साइन टी, देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी मैंने निकाला ए साइन टी, डी एक्स बाई डी टी मैंने निकाला ए साइन टी। सिमिलरली आपके पास है वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। सो डिफरेंशिएशन क्या होगी, डी वाई अपॉन डी टी, क्लियर, डी वाई अपॉन डी टी, क्लियर, यानी कि वाई और टी आपके पास यहाँ पे फंक्शन है। सो डी वाई अपॉन डी टी, ए ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, इनटू साइन की डिफरेंशिएशन हमारे पास कॉस, सो कॉस टी, सो ये निकल के आया ए कॉस टी। सो आपने क्या निकाला, आपने डी एक्स बाई डी टी निकाला, डी वाई बाई डी टी निकाला। इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। नाउ आपको क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन से, इसी को बोलते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्चुअली जो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकलेगा वो निकलेगा बेसिकली किससे, डी वाई अपॉन डी टी इंटू में, क्लियर, इंटू में, या बेसिकली ये होता है किसके बराबर, देखिए बेसिकली ये होता है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, चलिए ऐसे लिखता हूँ मैं, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा ये निकलेगा डी वाई अपॉन डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर, डी एक्स अपॉन डी टी, क्लियर, डी एक्स अपॉन डी टी। नाउ डी वाई बाई डी टी, क्लियर, डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास होती है बेसिक फार्मूला यूज़ करने के लिए, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये हमारे पास होती है बेसिक फार्मूला यूज़ करने के लिए। नाउ इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, इसी इक्वेशन को मैं लिखूँगा ना, फिर डी वाई अपॉन डी टी इंटू मैं लिख सकता हूँ ना डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। सो देखिए होगा क्या, डी टी और डी टी कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आया होगा, हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। सो नाउ इस इक्वेशन में इनको डालिए, वैल्यूज़ को डालिए, डी वाई बाई डी टी, क्लियर, डी वाई बाई डी टी, क्लियर, डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या है, डी वाई बाई डी टी पहला ए कॉस टी, क्लियर, ए कॉस टी डिवाइड बाई, क्लियर, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी माइनस ए साइन टी, क्लियर, माइनस ए साइन टी। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, यानी कि हमारे पास क्या आया, कॉस बाय साइन, क्लियर, कॉस बाय साइन। अच्छा, ए और ए यहाँ पे गया, क्लियर, ए और ए जाएगा, क्लियर, कैंसिल हो जाएगा, ए और ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चढ़ेगा माइनस, क्लियर, ऊपर चढ़ेगा माइनस। अच्छा, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन हमारे पास क्या होता है, कॉट। सो कॉट टी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, माइनस कॉट टी, क्लियर। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा इट विल बी माइनस कॉट टी, क्लियर। सो इस टाइप से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया था, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 280 आपको बोला गया था निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, 2 मार्क का क्वेश्चन दिया गया था। सॉल्यूशन इसके लिए, क्लियर, इसके लिए सॉल्यूशन। सो एक्स मेरे पास कितना, ए टी स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, हम क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी, क्लियर, डी एक्स बाई डी टी क्या निकलेगा, ए कॉन्स्टेंट इंटू टू टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 2t। सो ये बना 280, क्या बना 280। अच्छा, वाई कितना, वाई दिया गया है हमें कामा, वाई कितना गिवन है, वाई इसने दिया है 280, क्लियर, 280। नाउ निकालिए डी वाई अपॉन डी टी,
क्लियर, डी वाई अपॉन डी टी, टू हमारे पास कॉन्स्टेंट, ए हमारे पास कॉन्स्टेंट, सो टी बचा यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी कितना 1, सो यहाँ पे क्या बचेगा 2a बचेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर y इज इक्वल टू टी हमारे पास है, डी वाई अपॉन डी टी कितना होगा, डी वाई अपॉन डी टी 1 होगा, क्योंकि 2 और a क्या है कॉन्स्टेंट यहाँ पे, क्लियर। सो ये निकला 2a, देयरफॉर अगर आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, सो आपको क्या करना है डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी आपको निकालना है, क्लियर। सो इन दोनों इक्वेशंस का आपको डिवीजन लेना है, पहले डी वाई बाई डी टी लीजिएगा, सो 2a डिवाइडेड बाई 2at, सो 2a और 2a गया, आपका आंसर निकला यहाँ पे 1/t आपका आंसर रहेगा, क्लियर। ये आपके बोर्ड में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, सो 1/t इसका आंसर रहेगा, या फिर 1/t और आप कह लो t-1 या फिर t इनवर्स आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आई होगी, क्लियर, पैरामेट्रिक फॉर्म भी आपको समझ में आई होगी। नाउ बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन की भी आपको नीड होगी, बस उतना ही मैं दिखा रहा हूँ आपको जितना आपके लिए सफिशेंट है। डबल डिफरेंशिएशन, नाउ डबल डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना होता है, सिंपल भाषा में 2 बार डिफरेंशिएशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है इक्वेशन, अच्छा ऊपर वाली इक्वेशन को लेते हैं, इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू 4t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 3, डबल डिफरेंशिएशन, हेडलाइन लिखिए y इज इक्वल टू 4t³ प्लस 3t², क्योंकि ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, इसी को कंटिन्यू करेंगे, प्लस 2t, फिर एक और एग्जांपल दिखाएंगे आपको। अच्छा आपको क्या करना है डबल डिफरेंशिएशन, देखिए डबल डिफरेंशिएशन, क्लियर, यानी कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है। पहले आपको y डैश निकालना है, फिर y डबल डैश निकालना है। y डैश निकालिए, सिंगल डिफरेंशिएशन करिए पहले। सिंगल डिफरेंशिएशन में क्या बनेगा, 3 4 12, 12t² प्लस 2 3 6, यहाँ पे t प्लस 2t की डिफरेंशिएशन 2। अब देखिए, अब जो इक्वेशन आपकी निकल आई है ना, आपको इसी में एक बार फिर डिफरेंशिएशन करनी होगी, इसी को हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। सो इस इक्वेशन की आपको जो इक्वेशन 1 निकल के आई, इसी को आपको डिफरेंशिएशन करना है एक बार फिर, सो उसी को हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। सो वो डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2 नीचे, 12 इंटू 2 कितना 24t², यहाँ पे 2 - 1 ये बचेगा 24t। अच्छा 6t की डिफरेंशिएशन कितनी 6 यहाँ पे, देयरफॉर 24t प्लस 6 आपका आंसर रहेगा। ये रही डबल डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन की या फिर इस क्वेश्चन की, समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू 3x³ प्लस x² 3x³ प्लस x² प्लस 3, आपको इसकी डबल डिफरेंशिएशन करनी है। सो पहले करिए सिंगल डिफरेंशिएशन, y डैश क्या निकलेगा 3x³ 3 3 9, x³ ये बनेगा x² प्लस 2x नीचे 3 की डिफरेंशिएशन 0। अब इसी इक्वेशन को आपको फिर से डिफरेंशिएशन करनी होगी, 2 9 18x प्लस 2x की डिफरेंशिएशन 2। सो ये आपकी डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे रही। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं। y इज इक्वल टू 3t³ प्लस 9t प्लस 5, इसकी डबल डिफरेंशिएशन करिएगा, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, y इज इक्वल टू 10x² प्लस 5x 10x4 है यार, 5x² प्लस 5, इन 2 इक्वेशंस की आप क्या करोगे, इन 2 इक्वेशंस की आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे, याद रखिएगा डबल। सो यहाँ पे आप लिखोगे dy बाई डी टी, क्लियर, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t यहाँ पे dy बाई डी एक्स। सो इन इक्वेशंस की आप डबल डिफरेंशिएशन निकाल के दोगे, क्लियर, इनकी आप डबल डिफरेंशिएशन निकाल के दोगे। नाउ बात करेंगे हम इंटीग्रेशन की, बात करेंगे हम इंटीग्रेशन की, क्लियर, बात करेंगे हम इंटीग्रेशन की। देखिए इंटीग्रेशन की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, क्लियर, इंटीग्रेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए इंटीग्रेशन बस मैं आपको उतना ही दिखा रहा हूँ जितना आपको नीड है एग्ज़ाम में, अदरवाइज काफ़ी लंबा चौड़ा मामला है, क्लियर। इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, देखिए इंटीग्रेशन हमारे पास अगर x पावर n है,
क्लियर, ये हमारे पास है इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए। अगर हमारे पास एक्स पावर एन है, जैसे हमारे पास एक्स पावर एन था डिफरेंशिएशन में, उसकी डिफरेंशिएशन थी एन एक्स एन माइनस वन। सिमिलरली अगर हमारे पास एक्स पावर एन है, इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन होती है, देखिए इसकी डिफरेंशिएशन होती है एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। पहला रूल क्लियर, रूल नंबर वन क्लियर, रूल नंबर वन। अगर हमारे पास इंटीग्रल है एक्स पावर एन, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास होती है, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। क्लियर, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। अच्छा, अगर मैं लिमिट्स के बगैर दिखाऊं, इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। फिलहाल आप यहाँ पे नोट डाउन करिए इनडेफिनेट इंटीग्रल। हम क्या देख रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब इसमें मैं लिमिट्स भी डालूंगा तब ये आगे जाकर क्या बनेगा, तब ये आगे जाकर बनेगा डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर, मेन आपसे एग्जाम में डेफिनेट इंटीग्रल पूछा जाएगा, आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं पूछा जाएगा। बट अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल आया, आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी खुद आएगा। क्लियर, आपको डेफिनेट इंटीग्रल भी खुद आएगा। सो एक्स पावर एन, इंटीग्रल एक्स पावर एन। एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन। अगर मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर, अगर मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर, या फिर चलिए एक्स से देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स का पावर कुछ नहीं, जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसका पावर वन होता है। क्लियर, जिसका पावर कुछ नहीं होता है उसका पावर वन होता है। नाउ देखिए रूल के अकॉर्डिंग, क्लियर, रूल क्या कहता है, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। सो ये बनेगा एक्स एन कितना, वन। क्लियर, ये वाला वन, क्लियर, एन कितना, वन, प्लस फार्मूला का वन डिवाइड बाई नीचे एन कितना, वन प्लस फार्मूला का वन, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर, यानी कि ये है इंटीग्रेशन किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, ये बनेगा एक्स थ्री अपॉन थ्री। समझ में आ रहा होगा, यानी कि एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, अगर मेरे पास है एक्स पावर टेन, एक्स पावर टेन की डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स पावर इलेवन, एक्स पावर 11 डिवाइड बाई 11। क्लियर, एक्स पावर 11 डिवाइड बाई 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है हमारे पास रूल नंबर वन। क्लियर, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, अगर आपको दिया गया हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसका मतलब है आपको इंटीग्रेशन करनी है वन डी एक्स की, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बेसिकली। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ वन। क्लियर, अगर आपको ऐसे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अच्छा, इनकी डिफ्रेंशिएशन, इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमारे पास होती है इक्वल टू एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई किसके बराबर होती है, हमारे पास वाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हमारे पास किसके बराबर होती है, टी के बराबर। ये हो गया रूल नंबर टू। क्लियर, अपने हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डी, डी टी की कितनी, डी। नाउ क्वेश्चन से यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा चलिए पहले एक और रूल को सीखते हैं। एक और रूल भी याद रखिए, ये हो गया रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री, सिमिलरली अब अगर मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स पावर एन की, अगर मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स पावर एन की, वायर ए इज यानी कॉन्स्टेंट, वायर ए इज यानी कॉन्स्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ए जो कॉन्स्टेंट है इसको आपको बाहर निकालना है, अंदर बचेगी आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। सो जब भी आपको इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट मिलेगा उसको बाहर निकालिए, उसको बाहर निकालिए। एग्जाम्पल से समझाएंगे ये वाला रूल, ये वाला रूल। फॉर एग्जांपल मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन। सो इसको मैं लिखूंगा टू बाहर, अंदर करूंगा मैं इंटीग्रेशन किसकी, एक्स क्यूब की, एक्स क्यूब की। सो ये बनेगा टू इंटू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स फोर बाई फोर, एक्स फोर बाई फोर। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, इनकी एक्स फोर बाई टू आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो, या फिर ये भी आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब मैं कंबाइन क्वेश्चन देता हूँ इन तीनों रूल्स पे। क्वेश्चन मेरे पास है, यही आपको सीखना है। मैं इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। क्लियर, ऐसे आपको इंटीग्रल दिया गया है। क्लियर, ऐसे आपको इंटीग्रल दिया गया है। सो इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है, यही
आपको सिखाएगा। क्लियर, यही आपको, अच्छा यहाँ पे 1 है, यही आपको सिखाएगा। देखिए इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, सॉल्यूशन आप लिखोगे। क्लियर, सॉल्यूशन आप लिखोगे। सो आपके पास 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, 2x³ x² + 1। सो पहले आप क्या करोगे, इनको अलग अलग करोगे। आप लिखोगे 2x³ dx, क्लियर, प्लस यहाँ पे इंटीग्रल x² dx यहाँ पे, प्लस इंटीग्रल 1 dx यहाँ पे, क्योंकि dx तीनों के साथ मल्टीपल है। नाउ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 2 क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे 2 को बाहर निकालते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बाहर इंटीग्रल x³। अदरवाइज इतना नहीं दिखाना था मुझे आपको समझाने के लिए, मे भी किसी ने अभी तक अच्छे से इंटीग्रेशन को सीखा नहीं होगा या फिर डिफरेंशिएशन को, इसलिए सिंपल चीज़ें मैंने आपको समझाई। एंड इन्हीं की नीड होगी, आई गारंटी इनके अलावा किसी चीज़ की नीड नहीं होगी आपको अपने 11th में। क्लियर, अच्छा, स्पेशली 11th फिजिक्स में। सो 2 बाहर, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रल 1 dx को मैं लिख सकता हूँ ना सिंपली dx। क्लियर, ऊपर वाले रूल्स को अप्लाई करिए, ऊपर वाले रूल्स को अप्लाई करिए। नाउ आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 2, यहीं पे x³ की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x⁴, x4 डिवाइड बाई 4 प्लस x² की डिफरेंशिएशन x³/3 प्लस इंटीग्रल dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x। सो ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, इंटीग्रल dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x। सो यहाँ पे गलती नहीं करिएगा। क्लियर, नाउ आते हैं हम किस पे, डेफिनेट इंटीग्रल पे। वहीं से एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। एंड डेफिनेट इंटीग्रल जो है आपके जेके बोर्ड्स में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्लियर, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे वहाँ पे आपको इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर, अब डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रल या फिर इंटीग्रल लिमिट a टू b। ये जो a एंड b आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं लिमिट f(x) यानी कि कोई भी फंक्शन dx। क्लियर, कोई भी फंक्शन dx यहाँ पे। क्लियर, अच्छा, जहाँ पे a और b जो हमारे पास होते हैं, क्लियर, a और b जो हमारे पास होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लोअर एंड अपर लिमिट। यानी कि a मेरे पास लोअर लिमिट, b मेरे पास है अपर लिमिट। ये है जो a मेरे पास है दिस इज लोअर लिमिट, b मेरे पास है अपर लिमिट। क्लियर, अपर लिमिट। अब देखिए इनका आंसर हम कैसे लिखते हैं। क्लियर, इनका आंसर हम कैसे लिखते हैं। सो हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रल f(x) अंदर है इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं। क्लियर, इसकी क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। लेट इसकी जो इंटीग्रेशन है इट इज लेट इसकी जो इंटीग्रेशन है इट इज़ कैपिटल, चलिए कैपिटल लिखता हूँ इट इज़ f(x). क्लियर, इसकी जो इंटीग्रेशन है लेट इंटीग्रल f(x) dx की, ये मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रल f(x) dx की इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास है f(x) एंड उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेट इंटीग्रेशन हमने की, आपको पहले इंटीग्रेशन करनी होती है, उसके बाद आपको लिमिट्स देने होते हैं। फिर हम लिखते हैं a और b, लिमिट a और b। एंड ये किसके बराबर होता है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें इस x में पहले b का वैल्यू पुट करना होता है। क्लियर, फिर माइनस लिखना होता है, ऐसे मैं लिखूँगा f(b). क्लियर, f(b), फिर फार्मूला का माइनस, फिर इसमें हमें लोअर लिमिट पुट करना होता है। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे f(x) की जगह किसका वैल्यू, a का वैल्यू। एंड ये यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा। क्लियर, ये यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। इनडेफिनेट इंटीग्रल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे खुद इन्वॉल्व होगा, इसीलिए आपसे इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं पूछते हैं, वो आपसे डेफिनेट इंटीग्रल ही पूछते हैं एग्जाम में। क्लियर, सो ये है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमारी इक्वेशन। क्लियर, सो अब क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन मेरे पास है लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx। क्लियर, 2x², ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन इंटीग्रल 0 to 1। अच्छा, इंटीग्रेशन किस फंक्शन की, 2x² dx। सो मैंने आपको क्या बोला, ये किसके बराबर होगा, सो ये मेरे पास है a एंड ये मेरे पास है ऊपर b। क्लियर, a और b। सो ऐसे हम लिखेंगे 2 बाहर, मैं लिखूँगा इंटीग्रल 0 to 1 x² dx, क्योंकि हमने देखा था ना इंटीग्रेशन ऑफ ax² में या फिर axn में a बाहर निकलता है। सो इंटीग्रेशन x² की करिए, 2 बाहर ऑलरेडी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगी, x³ अपॉन 3। अच्छा, लिमिट्स
लिमिट इज 0 to 1। सो अभी मैंने आपको समझाया। अब एक्स जो है, एक्स की जगह आपको पहले बी का वैल्यू पुट करना है, फिर माइनस, फिर ए का वैल्यू। बी का वैल्यू मतलब ए यहाँ पे 1, सो 2 यहीं बाहर। सो आपको पहले अपर लिमिट 1 ये पुट करिए एक्स की जगह। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 क्यूब, क्लियर। फिर फार्मूला का माइनस, क्लियर, फार्मूला का माइनस। फिर एक्स की जगह आपको 0 पुट करना है, क्लियर, 0 पुट करना है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, अच्छा 1 क्यूब अपॉन 3, अच्छा 3 भी है ना, 1 क्यूब अपॉन 3, अच्छा फिर 0 क्यूब अपॉन 3, यानी कि एक्स की जगह आपको 1 और 0 को पुट करना है। सो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन, या फिर आंसर निकल के आया। सो ये निकल के आएगा 2, 1 क्यूब हमारे पास 1 ही होता है, डिवाइड बाई 3, माइनस 0 क्यूब ये बना 0। सो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2/3। एंड हमेशा याद रखिएगा जो डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास होता है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है, प्योर वैल्यू, जो आंसर निकल के आता है वो प्योर नंबर निकल के आता है, क्लियर, प्योर मैथमेटिकल वैल्यू निकल के आता है। इसलिए आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx इंटीग्रल 0 to 1। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा ऊपर ही जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए एग्जांपल कोई लेता हूँ। लेट क्वेश्चन, मेरे पास फंक्शन है, वैल्यू है, लेट 1 to 2 मैं लूँगा अब, 1 to 2। एंड मेरे पास जो इक्वेशन है इट इज़ x³ + 3x + 1 dx, क्लियर। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बोलेंगे करिए इंटीग्रेशन। सो करिए इंटीग्रेशन। सो आप बोलोगे ये बनेगा इंटीग्रल 1 to 2 x³ dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2, अलग अलग करते हैं पहले, 3x dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2, क्लियर, 1 dx की जगह आप यहाँ पे डायरेक्ट dx भी लिख सकते हो, कोई गल नहीं, यहाँ पे आप dx भी लिख सकते हो। सो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन x³ की इंटीग्रेशन क्या होती है, x⁴/4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2, प्लस यहाँ पे 3 बाहर, यहाँ पे x, क्लियर, x बचा ना, x की डिफ्रेंशिएशन x²/2, x की इंटीग्रेशन x²/2, अच्छा फिर यहाँ पे लिमिट 1 to 2। सिमिलरली यहाँ पे dx की इंटीग्रेशन x लिमिट 1 to 2। सो आई होप ये आपका कंबाइन क्वेश्चन यहाँ पे आपको ब्रीफ आइडिया देगा। देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें पहले ये पुट करना है, फिर x की जगह 1 पुट करना है। सिमिलरली आपको यहाँ पे x की जगह 2, फिर यहाँ पे x की जगह 1, यहाँ पे 2, फिर 1। सो ऐसे हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, पहले x⁴, सो ये बनेगा 2⁴/4 माइनस 1⁴/4 हो गया पहला सॉल्व, प्लस 3 बाहर, देन इसको सॉल्व करिए x²/2, सो x² ये बनेगा 2²/2, फिर माइनस फार्मूला का 1²/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अपर लिमिट x की जगह 2, फिर माइनस, देन लोअर लिमिट 1, ये बनेगा 1। आपका आंसर निकल के आएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो 2⁴, यानी कि 2 4 बार, 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 3 यानी कि 2 2 * 4, यानी कि 2 इंटू, सिंपल भाषा में 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 * 4, 2 8, 2 16, ये बनेगा 16/4 माइनस यहाँ से 1⁴ हो गया 1/4 ही, क्लियर, प्लस यहाँ पे 3, 2² कितना हो गया 4, 4/2 माइनस यहाँ से 1/2 ही, क्लियर, प्लस यहाँ से 2 - 1 1। सो आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा। अब ये आपको खुद आएगा, 16/4 हो गया 4, माइनस यहाँ पे 1/4, अच्छा यहाँ से प्लस 3, 4/2 कितना हो गया 2, माइनस 1/2, प्लस यहाँ पे 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, कैसे हमें इन डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। एंड इसी टाइप की एग्जांपल्स आपको एग्जाम में मिलेंगी, क्लियर, इसी टाइप की एग्जांपल्स आपको एग्जाम में मिलेंगी, क्लियर। नाउ आते हैं इस पे, देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, आपको वेलोसिटी निकालना है। सो डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, आपको एक बार डिफरेंशिएशन करनी है। फिर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालनी है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालनी है, आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है, आपको एक बार डिफरेंशिएशन करनी है। सिमिलरली अगर आपको इसका रिवर्स, अगर आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, आपको एक बार इंटीग्रेशन करनी होगी। सिमिलरली वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, आपको एक और बार इंटीग्रेशन करनी होगी। अगर आपको एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, आपको 2 बार इंटीग्रेशन करनी होगी। सो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। क्लियर, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। चलिए एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। क्लियर, एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके नीट में, आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, सो डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, बाय डूइंग डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बाय डूइंग डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बाय इंटीग्रेशन। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बाय इंटीग्रेशन। यहाँ पे सिखाते हैं आपको क्वेश्चन, ऐसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन 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 ऐसे आपसे पूछा जाएगा। मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल एंड नीट का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। एंड इसी टाइप से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड पूछे जाएंगे। क्लियर, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय क्लियर, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, आपको दिया गया है s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8 मीटर। क्लियर, प्लस 8 मीटर। अच्छा, 8 मीटर दिया गया है। सो ये आपको मीटर्स में दिया गया है इतना। क्लियर, ये आपको इतना मीटर्स में दिया गया है। ये जो फंक्शन आपको दी गई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8, ये आपको मीटर्स में दिया गया है। इसका मतलब ये जो गिवन है आपको, ये क्या गिवन है आपको, ये आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्लियर, अच्छा अब देखिए, अब आपसे क्या मांग रहा है। क्लियर, इतना आपको गिवन है फिलहाल। देन आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। यहीं पे आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चेक किया जाता है। ऐसे ही आपकी डिफरेंशिएशन चेक की जाएगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती हो तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। सो अभी मैंने आपको सिखाया डिस्प्लेसमेंट से हम एक बार डिफरेंशिएशन करके क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकला, उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, हमारी एक्सेलरेशन निकल के आएगी। यानी कि डायरेक्ट अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालनी है, आप 2 बार क्या करोगे, आप 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर, आप क्या करोगे, आप 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी। क्लियर, सो डिस्प्लेसमेंट से आपको गिवन डिस्प्लेसमेंट है, निकालनी एक्सेलरेशन है, सो आपको 2 बार डिस्प्लेसमेंट करनी होगी, डबल डिफरेंशिएशन। तो चलिए करते हैं, घबराना क्यों। सॉल्यूशन, सो हमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। सो मैं लिखूँगा s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। नाउ वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी होगी ds/dt। क्लियर, करिए डिफरेंशिएशन। अच्छा, 3t³ 3 3 आर 9, 9t² प्लस 7t², 2 नीचे 7 और 2 14t प्लस 14t की डिफरेंशिएशन 14, ये निकली वेलोसिटी। क्लियर, अगर वेलोसिटी बोलता है निकालने के लिए तब इतना ही रखते हैं हम, फिर वैल्यू डालते जो दिया होता है। नाउ एक्सेलरेशन होती है हमारे पास a इज इक्वल टू dv/dt, यानी कि वेलोसिटी में आप एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करिए, या लिख सकता हूँ मैं d²s/dt², यानी कि s क्या है, डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिफरेंशिएशन। चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इसकी मीनिंग वन एंड द सेम थिंग है। 9t² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 9 आर 18t। 14t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 14। ये निकली एक्सेलरेशन, बट हमें एक्सेलरेशन बोल रहा है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड निकालिए। सो ये निकलेगा 18 × 1
प्लस यहाँ पे 14, 18 इंटू 1 कितना 18 प्लस 14 एंड इसका आंसर डायरेक्टली निकल के आएगा 32। क्लियर। एंड ये क्वेश्चन आपके नीट में ऑलरेडी आ चुका है। सो 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकालनी थी हमें। सो इसी टाइप से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिफरेंशिएशन को आपको अप्लाई करना है। क्लियर। डिफरेंशिएशन को आपको कैसे अप्लाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस होती हैं। वी नो दैट हमारे पास होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। देन अगर हम बात करें हमारे पास दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर होता है। क्लियर। देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन हमारे पास होती है। एंड यू ऑल नो दैट v क्या है हमारे पास, v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन, t टाइम। सो ये हमारे पास है इक्वेशंस। क्लियर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो ये हमारे पास है इक्वेशंस। क्लियर। इन पे भी आपसे न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं। बेसिकली आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होंगे इन पे। अब देखिए अगर एक बॉडी रेस्ट पे आती है तो उस कंडीशन में हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो, यानी कि बॉडी चल रही है अब ये रेस्ट पे आई, सो फाइनल वेलोसिटी जीरो। क्लियर। इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। इफ़ ए बॉडी स्टार्ट एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, ये स्टार्ट करिए रेस्ट पे होगी, सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। एंड इफ़ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं। क्लियर। की वर्ड्स जो आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन चीज़ों का भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो लेट मी चेक द टाइम, 3:55। इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नाउ इन पे आप खुद से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिएगा। नाउ इक्वेशंस ऑफ, क्लियर, इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्लियर। फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। क्लियर। अंडर ग्रेविटी, देखिए अंडर ग्रेविटी। सो अभी हमने देखा, क्लियर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, जब हम ग्रेविटी की बात करें वहाँ पे हम a को रिप्लेस करते हैं बाय g, जो s डिस्टेंस है इसको रिप्लेस करते हैं बाय h। क्लियर। इसको रिप्लेस करते हैं बाय h। एंड जो एक्सेलरेशन a है अगेन इसको हम रिप्लेस करते हैं g से, बाकी सेम रहता है हमारा। क्लियर। बाकी हमारा सेम रहता है। सो इसके लिए हमारी जो इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी, बट यहाँ पे h आएगा, यू टी प्लस 1/2 ऑफ, वहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। सिमिलरली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वहाँ पे होता है 2as, a की जगह g, s की जगह h। सो ये हमारे पास है इक्वेशंस कहाँ पे, ग्रेविटी में। क्लियर। मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसके लिए इक्वेशंस हमारे पास। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। पहला आपको बोलेंगे अगर हमारे पास फ्री फॉल वाली कंडीशन है। क्लियर। फ्री फॉल वाली कंडीशन है। क्लियर। फ्री फॉल वाली कंडीशन है। फ्री फॉल में हमारे पास होता क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होती है। क्लियर। फ्री फॉल में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। आपको बोलेंगे, आप बोलिए अगर कोई बॉडी यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रही है अंडर फ्री फॉल, आपको बोलेंगे किस वेलोसिटी से ये नीचे आएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी। क्लियर। सो यू फ्री फॉल में हमारे पास हमेशा याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो। सो हम पुट करेंगे किसमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो यू हमारा जीरो, हमारे पास क्या बचा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और जो हमारा v बचेगा ये बचेगा किसके बराबर, अंडर रूट 2gh। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल या फिर इक्वेशन पूछी जाती है आपके बोर्ड में। क्लियर। आपके बोर्ड में सिमिलरली आपको बोलेंगे फ्री फॉल में ही इस बॉडी को कितना टाइम आया नीचे। क्लियर। नीचे आने में कितना टाइम इसको लगा। सो टाइम कहाँ से हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से। सो वी हैव इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। टाइम निकालने के लिए ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, या फिर इट इज़ द वेलोसिटी विद विच बॉडी विल हिट द ग्राउंड। ये भी लिखिए, इट इज़ द वेलोसिटी विद विच द बॉडी विल हिट द ग्राउंड। इट इज़ द वेलोसिटी विद विच बॉडी विल हिट द ग्राउंड। अच्छा, टाइम टेकन बाय द बॉडी। सो h हमारे पास है यू टी प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। क्लियर। 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। सो फ्री फॉल में हम हैं, देयरफॉर u कितना, जीरो। सो h किसके बराबर निकलेगा, 1/2 ऑफ
जी टी स्क्वायर के बराबर। एंड जब आप यहाँ से टी निकालोगे, टू इधर जाएगा मल्टीपल में एच के साथ, जी नीचे आएगा। सो हमारा जो टी स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा 2h/g। और जब आप टी को निकालोगे, टी निकलेगा √2h/g। सो इन इक्वेशंस का भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये भी आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर, टी इज इक्वल टू √2h/g। सो हो गया ये क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड, अभी जो हमने इक्वेशंस देखी ये वाली बाय कैलकुलस मेथड, आपके बोर्ड में इनको 2 या 3 मार्क का पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। क्लियर, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। क्लियर, एक एक करके निकालेंगे। क्लियर, एक एक करके निकालेंगे। देखिए निकालने का तरीका, निकालने का तरीका देखिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 0, मेरे पास एक बॉडी है, इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ यू, इसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ यू। क्लियर, एंड ये कोई डिस्टेंस एस ट्रेवल कर रही है, ये कोई डिस्टेंस एस ट्रेवल कर रही है। क्लियर, एट एनी टाइम, क्लियर, दूसरे टाइम टी पे। क्लियर, एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकंड। क्लियर, यह है 0 सेकंड, दूसरा है टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे। लेट इसने कितनी वेलोसिटी अकायर की है, वी वेलोसिटी। क्लियर, इसने कितनी वेलोसिटी अकायर की है, वी वेलोसिटी। क्लियर, इसने कितनी वेलोसिटी अकायर की है, वी वेलोसिटी। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, यहाँ से हम अपनी इक्वेशंस को निकालते हैं। वी नो दैट जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है वो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी हमने देखा एक्सेलरेशन हमारे पास होती है dv/dt। क्लियर, और अगर मैं यहाँ से dv निकालूँ, dv किसके बराबर मेरे पास बनेगा, dv बनेगा a/dt। क्लियर, a/dt। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए। क्लियर, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए, क्योंकि हमें पहली इक्वेशन निकालनी है v इक्वल u प्लस at। सो हमें v निकालना है, सो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करनी होगी। सो इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग लिखिए, ऐसे ही आपको डेरिवेशन लिखनी है, इंटीग्रेटिंग। क्लियर, अच्छा आप लिखोगे इंटीग्रल dv। क्लियर, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल adt। क्लियर, adt। एंड लेट यहाँ पे जो a है वो आप कांस्टेंट मानिए, a हमारे पास एक्सेलरेशन, ये आप कांस्टेंट मानिए। क्लियर, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही है। क्लियर, अच्छा नाउ लिमिट्स। क्लियर, लिमिट्स, लिमिट्स जो लेंगे आप वो लेंगे आप u एंड v। लिमिट्स आप लेंगे u एंड v, यानी कि पहले वेलोसिटी u फिर वेलोसिटी v। सो u एंड v लिमिट्स आप क्या लोगे यहाँ पे, u एंड v यानी कि वेलोसिटी के लिए। बट दूसरे साइड आपको दिख रहा होगा dt। क्लियर, दूसरे साइड आपको dt दिख रहा होगा। सो dt के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे लिमिट लेना है। देयरफॉर टाइम हम यहाँ से लेंगे 0 टू t, यानी कि इनिशियली कितना टाइम 0, फाइनली हमारे पास कितना टाइम था t। तो देयरफॉर 0 टू t। नाउ इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन आप, मैंने आपको समझाया, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना होता है y, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है हमारे पास t। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, इसीलिए मैंने लास्ट पे ये इक्वेशन ली। क्लियर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना होगा हमारे पास v। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v टू u इक्वल टू a कांस्टेंट, a को बाहर निकालिए, अंदर क्या बचेगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं पहले, ये बचेगा a, dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t। इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं, लिमिट v टू u, क्योंकि दोनों की पुट करेंगे। अब देखिए पहले हमें क्या करना होता है, अपर लिमिट पुट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट, अपर लिमिट पुट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट। सो लिखिए, लिखिए, पहले आप लिखेंगे v, फिर माइनस, फिर u। क्लियर, v माइनस u इक्वल टू a। अच्छा, t की जगह पहले अपर लिमिट पुट यानी कि t, फिर t की जगह लोअर लिमिट पुट यानी कि कौन सी, 0। क्लियर, सो यहाँ पे निकला हमारा v माइनस यू इज इक्वल टू a, अच्छा इन टू में t, और यू कैन राइट इट एज, क्लियर, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यू कैन राइट इट एज v इज इक्वल टू माइनस यू, जब उधर जाएगा ये बनेगा प्लस, ये बनेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ऐसे आपने पहली इक्वेशन की डेरिवेशन की। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक डेरिवेशन आपसे पूछी जाएगी तीनों में से। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि न्यूटन्स लॉ या फिर न्यूटन्स इक्वेशंस की पहली इक्वेशन हमने ऐसे डिराइव की। क्लियर, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का लीजिए, नाउ इतने का लीजिए। सो ये होगी पहली डेरिवेशन v इज इक्वल टू यू टी की।
नाउ दूसरी डेरिवेशन करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। देखिए इसमें लोगे आप वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी एस बाई डी टी। क्लियर, डी एस बाई डी टी। और देखिए, और अब आप क्या करोगे, देखिए, और वी नो दैट जो v हमारे पास होता है, अभी हमने देखा फाइनल वेलोसिटी होती है हमारे पास u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। यहाँ से आप लिखिए और डी एस अपॉन डी टी, समझ में आ रहा होगा, यानी कि v की जगह मैंने u प्लस ए टी को लिखा। क्लियर, कोई चिंता नहीं। क्लियर, u प्लस ए टी, और u प्लस ए टी को हम ऐसे रखते हैं, इधर हम लाते हैं किसको, डी टी को इस साइड में, एंड इस साइड में हम किसको रखते हैं, डी एस को। चलिए डी एस को इधर लाते हैं क्योंकि मुझे एस निकालना है यहाँ से। ये बनेगा u प्लस ए टी इंटू डी टी इस साइड। क्लियर, इस साइड समझ में आ रहा होगा। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग हमारे पास। अब देखिए जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, बस एक ही डायग्राम हमारे पास वैलिड है। अच्छा, यहाँ तक इनिशियली हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे फाइनली यहाँ पे एस इक्वल टू एस होगा हमारे पास, यहाँ पे जो एस होगा दिस विल बी इक्वल टू एस, क्योंकि इनिशियली जो डिस्टेंस है वो जीरो है। जब हम इधर जा रहे हैं जब हम इधर जा रहे हैं, फाइनली इधर जा रहे हैं, तब हमारी डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट एस कवर हो रही है। सो इनिशियली आपके पास जीरो, फाइनली आपके पास एस। क्लियर, नाउ लिखिए डी एस। नाउ इंटीग्रेटिंग, सो इंटीग्रल डी एस कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू एस आप इंटीग्रेशन करोगे। अच्छा, इक्वल टू, क्लियर, इक्वल टू, अच्छा इसको पहले लिखते हैं, इंटीग्रल u प्लस ए टी डी टी, यानी कि डी टी हमारे पास है, दियरफॉर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगी, टी के रेस्पेक्ट में, यानी कि जीरो टू टी हमारा लिमिट आएगा। नाउ अब आप इसको खोल सकते हो, पहले इसको खोलेंगे, जीरो टू टी, क्लियर, u इंटू डी टी, क्लियर, u इंटू डी टी प्लस यहाँ पे ए टी इंटू डी टी, ए बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल जीरो टू टी टी डी टी। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसको मैंने अलग किया, इस टर्म को अलग किया, इस टर्म को अलग किया। क्लियर, इस टर्म को अलग किया, एंड ए हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए ए को मैंने बाहर रखा पहले ही, ताकि अगला स्टेप ना लिखना पड़े। सो यहाँ से जीरो टू एस डी एस। अब हर एक की इक्वेशन, हाँ इक्वेशन की इंटीग्रेशन करिए। डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एस, ये जैसे डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, डी वाई की इंटीग्रेशन वाई। सो एस, यहाँ से लिमिट जीरो टू एस, दिस इज इक्वल टू, अच्छा यू हमारे पास है। क्लियर, सो यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगेन यू किधर आएगा, बाहर, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। सो यू हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, यू यहाँ पे हमारा कांस्टेंट बनेगा। जब यू यहाँ से बाहर जाएगा, क्लियर, जब यहाँ से यू बाहर जाएगा, सो अंदर क्या बचेगा, डी टी। चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू बाहर इंटीग्रल डी टी। सो यू बाहर इंटीग्रल डी टी की डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगी, टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू टी प्लस ए यहाँ पे, अच्छा इंटीग्रल टी डी टी, अच्छा टी डी टी, ध्यान रखिए अब टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, जैसे हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो रही थी, एक्स स्क्वायर बाई टू। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ टी होगी टी स्क्वायर अपॉन टू। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी यहाँ पे, टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू टी तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू टी तक। नाउ अपर लिमिट पुट करिए, एस की जगह पहले आएगा एस ही, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट एस की जगह जीरो, सो एस माइनस जीरो इक्वल टू यू। अच्छा, टी की जगह पहले अपर लिमिट टी ही, सो यहाँ पे टी, फिर लोअर लिमिट माइनस, फिर लोअर लिमिट जीरो, क्लियर, प्लस ए। अच्छा अब देखिए टी की जगह पहले टी को पुट करना है, फिर टी की जगह जीरो को पुट करना है। सो दिस विल कम आउट टू बी ए, यहाँ पे टी की जगह टी ही, इनकी टी स्क्वायर बाई टू, माइनस जीरो पुट करिए, जीरो स्क्वायर बाई टू, समझ में आया होगा। क्लियर, एस माइनस जीरो कितना बना, एस, यहाँ पे यू इंटू टी कितना बना, यू टी, प्लस यहाँ पे ए, अच्छा टी स्क्वायर बाई टू, यही बना हमारे पास ए टी स्क्वायर बाई टू, ये हमारे पास है रिक्वायर इक्वेशन। जीरो स्क्वायर बाई टू कैंसल, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आई। क्लियर, 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, तीनों में से आपको कोई एक एग्जाम में पूछी जाएगी, 2 या 3 मार्क, एंड कभी कभार 5 मार्क का भी पूछा जाता है। क्लियर, कभी कभार 5 मार्क का भी पूछा जाता है। सो अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए,
इक्वेशन 2 भी डिराइव हो गई यार। इंटीग्रेटिंग लीजिए, ये है रफ वर्क, यहाँ पे दिस इज रफ वर्क। अब यहाँ पे लीजिए, हो गई 2 इक्वेशंस डिराइव। नाउ आते हैं लास्ट इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और आई कैन राइट इट एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज सेम एंड द वन थिंग। क्लियर। नाउ थर्ड इक्वेशन, इसके लिए अगेन आपको लेना है वेलोसिटी को। वेलोसिटी हमारे पास ds बाई डी टी। क्लियर, वेलोसिटी हमारे पास ds बाई डी टी। क्लियर, जो वेलोसिटी हमारे पास है ये कितनी है, ds बाई डी टी। सो आप यहाँ पे लिखोगे, ऐसे लिखिए, वेलोसिटी हमारे पास ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड में dv के साथ, इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड dv के साथ। सो इसको अपन लिख सकते हैं, अब देखिए dv, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ds अपॉन dv, नीचे वाला dv इधर शिफ्ट किया, इनटू ऊपर वाला dv वहीं पे, खाली मैंने dt को शिफ्ट किया इधर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, यानी कि रेशनलाइज किया हमने इसको। क्लियर। सो अब देखिए यहाँ पे ds बाई डी को ऐसे ही रखेंगे। क्लियर, dv बाई डी टी हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन, यहाँ से हमारी फाइनल वेलोसिटी v, ऐसे ही। नाउ अब आप क्या करिए, dv को इधर ले जाइए, ये बनेगा v dv, एंड यहाँ से हमारा क्या रहा, ads, हमारा क्या रहा, ads। नाउ इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेटिंग। क्लियर, जब आप इंटीग्रेशन करोगे, अच्छा v dv, सो आपको इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू v। सो इनिशियल लिमिट हमारे पास u, फाइनल लिमिट हमारे पास v, सो v dv इक्वल टू, क्लियर, इक्वल टू s, ds है आपके पास, यहाँ पे ds है आपके पास, ध्यान से देखिए आपके पास ds है। सो आपको s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी होगी, हमेशा इंटीग्रेशन में ये रूल याद रखिएगा। सो आप लिखोगे इंटीग्रेशन 0 to s ads, इंटीग्रेशन 0 to s ads। अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद भी हो जाएंगी। क्लियर, आपको याद भी हो जाएंगी, एंड ये गारंटी यहाँ से एक क्वेश्चन होता है। क्लियर। नाउ ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए हमारा कांस्टेंट, सो 0 to s, यहाँ पे ds बचा। क्लियर, यहाँ पे इंटीग्रल v dv, इंटीग्रेशन कहाँ से, u to v। क्लियर, सो v की इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रल v dv, जैसे हमारे पास इंटीग्रल x dx होता था, सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, v स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इसका पावर 1 है, यानी कि 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनी, v स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ, u to v इक्वल टू a इंटीग्रल ds, कितना s, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to s। नाउ अपर लिमिट पहले पुट करेंगे इसमें, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट पहले, करिए, ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, ये है u नीचे। क्लियर, ये है u नीचे, यहाँ पे है v यार, यहाँ पे है v। क्लियर, ये है v, नीचे क्या है u, ये है u, फिर u पुट करिए, ये बनेगा u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू a। क्लियर, यहाँ से s को पुट करिए इसमें, ये बनेगा as माइनस 0 यहाँ पे। क्लियर, as माइनस 0। सो ऐसे हमने इंटीग्रल पुट किया, और आई कैन से ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as। सो 2 दोनों का कॉमन है, उसको इधर ले जाइए, और आई कैन राइट इट एज, चलिए पहले देखते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन दोनों के लिए as, इसको इधर ले जाइए 2 को, ये बनेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आई। क्लियर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आई, समझ में आया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट थर्ड इक्वेशन के लिए। लीजिए, सो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 एंड इसका लेक्चर 1, यानी कि पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, वहाँ पे अब हमारा रिमेनिंग क्या है, वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें। क्लियर, वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे एक लॉन्ग मार्क का क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछा जाएगा। इस वाले वीडियो में आपसे मेनली 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन एंड साथ ही में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर, आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।